बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। मंगल वाले दिन मुलाकात होती है। अलीमा खान साहिबा को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन दो बहनों को मुलाकात का मौका मिलता है, नौरीन खानम साहिबा और उस्मा खानम साहिबा। इन दोनों को मुलाकात का मौका मिल जाता है। अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है, और दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। देखें, जो दो चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में दो बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से यकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस ये था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही है 5 अगस्त तक। लेकिन अचानक से एक एक्टिविटी होती है और अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाते हैं मिर्जा अफरीदी के फार्म पे लाहौर में, और वहां पे वो 90 डेज का जिक्र भी कर देते हैं। और तीसरा, कोर कमेटी को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये लाहौर जाना भी है। इन्होंने ये एंड टाइम पे इनको पहले बताया गया, और आलिया हमजा के बकौल उन्होंने कहा जी मैं इनका इस्तकबाल करना चाहती हूं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया आपने इस्तकबाल नहीं करना। लेकिन बाद में उन्हें किया गया कि आप वापसी पे इस्तकबाल कर दीजिएगा। तो वापसी पे तो इस्तकबाल नहीं होता ना, अलविदा होता है। बहरहाल ये लाहौर जाना बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में तासुर बन रहा था कि ये जो कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा में कर सकती है, पंजाब में इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बड़ा बोल्ड और अच्छा फैसला था कि लाहौर आ जाते। और लाहौर आने का फैसला जिन लोगों ने किया, ये अडियाला जेल जाने का फैसला भी कर सकते थे। ये भी एक तनकीद सोशल मीडिया पे जायज हो रही है। लेकिन चले लाहौर आए, ठीक हुआ। लेकिन मिर्जा अफरीदी के फार्म पे आने से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब मामला यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये गवारा कर सकती है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम करे। तो मिर्जा अफरीदी काबिल कबूल आदमी है, तो वहां पे जो है वो प्रोग्राम हो गया, सिंपल इज दैट। और उसके बाद 90 डेज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बीच में डाले, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब यह है जी कुल मिला के जो इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बने हुए हैं। अब इनमें एक जो 90 डेज वाला मामला है, उसमें क्लैरिफिकेशन अली अमीन गंडापुर की भी आ गई है, और उसके अंदर जो पार्टी के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है मीडिया से राब्ता करके। एक तो उन्होंने ये कहा अली अमीन ने कि जी मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है। इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है उस पर तहरीक चलेगी, और उसके ऊपर वही होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। लेकिन ये जो 90 डेज हैं, ये मैंने अपने लिए दिए हैं कि अगर इन 90 डेज में मैं इमरान खान को नहीं छुड़वा सका तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपना फैसला करके चला जाऊं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने आप को टाइम दिया। बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले वो डेडलाइन दूसरों को देते थे, अब उन्होंने अपने आप को डेडलाइन दे दी है कि अगर बतौर अली अमीन गंडापुर मैं इमरान खान को रिहाई ना दिला सका 90 डेज में, तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उनका अपना एक डिसीजन है, और उन्होंने कहा जी इसको ऐसे देखा जाए, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के साथ इसको कंट्रोवर्शियल आप ना बनाए। दूसरा, जहां तक मामला है ना मिर्जा अफरीदी का, यहां पे देखें 1 दर्जन के करीब ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया कि वो सेनेटर बनेंगे। यानी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इनको गिनना शुरू करें तो ये 10 से ज्यादा बन जाते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है सेनेट का। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी नहीं होना, सिर्फ हमायत जारी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये एक आजाद जमात है, ये आजाद एमपी है सारे, ये कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। वैसे भी आप सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग है, जो एमपीए चाहे जहां चाहे वोट डाल दे। अब मामला यह है कि टिकट तो इन्होंने जारी करना नहीं है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, इलेक्शन जो है वो करीब आ रहा है, और जितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए वो सारे ये कहते हैं कि जेल से इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा था मेरे लिए कि मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। अब दो ही बातें हो सकती है ना, या तो जेल से आने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं, या इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के नाम ले लिए और वो नाम बढ़ते बढ़ते 10 से ज्यादा हो गए।
अब सारे उम्मीद लगा के बैठे, तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा हो गई है। सबको लगता है कि उन्हें बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मिर्जा अफरीदी ने चंदा वंदा काफी दिया है, उसको बनना चाहिए। लेकिन चंदा कहां खर्च हुआ? वो कहते हैं चंदा खर्च हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के केसेस चल रहे थे तो वकला को पैसे दिए। वकीलों से बात करो, वो कहते हैं जी हमने पैसे ही नहीं लिए। फैमिली से बात करो, वो कहते हैं जी पैसे हमने दिए। गंडापुर साहब कहते हैं कि उन्होंने जमीनें बेच के पैसे दिए। तो हर बंदे ने अपनी अपनी कहानी बताई हुई है कि पैसे यहां से आए, यहां से। तो एक्चुअली फिर पैसे गए कहां पे, ये समझ नहीं आ रही। दो नाम है नाजरीन ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं सेनेट के इस मुकाबले में। एक का नाम फैजुर रहमान है और एक का नाम मिर्जा अफरीदी है। ये दो लोग हैं जो सरमाए के बलबूते के ऊपर सेनेटर बन सकते हैं। इनके पास सरमाया बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा है। फैजुर रहमान साहब और मिर्जा अफरीदी साहब। मिर्जा अफरीदी साहब का मैंने नाम लिया तो आपको पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, होनी भी थी। मिर्जा साहब को खुद भी अच्छा नहीं लगा होगा। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है। मामला मिर्जा साहब का नहीं, मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अगर ये पार्टी कहती है कि ये इनकलाब लाना चाहती है, अगर ये पार्टी कहती है कि ये गरीब आदमी की पार्टी है और ये एक तब्दीली लेकर आना चाहती है, तो फिर ये पार्टी इनकलाब के नाम के ऊपर सरमाएदारों को टिकट नहीं दे सकती, जिन्होंने वो टाइम इंजॉय करते हुए गुजारा हो जो टाइम आम आदमी ने जेलों में गुजारा और तकलीफें बर्दाश्त की, लीडर समेत सबने। तो ये फिर कंट्राडिक्शन वहां पे है। मिर्जा अफरीदी साहब का पूरा हक है कि वो सेनेटर बने और बिल्कुल उन्हें पूरा हक है। उनके पास अगर पैसे हैं और वो इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं तो पैसे भाई उनको अल्लाह ताला ने दिए, वो जाने उनके पैसे जाने। लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अगर कुछ और कहती है और टिकट कहीं और देती है तो ये कंट्राडिक्शन है। तो बतौर सहाफी मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। फैजुर रहमान साहब के पास भी बहुत पैसे। फैजुर रहमान साहब के मामले में क्योंकि मैंने इनके नाम की निशानदेही की है तो एक मूंछों वाला आदमी जो अली अमीन गंडापुर नहीं है, वो अभी आपको थोड़े दिनों में मेरे पे भड़कता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब वो भड़केगा तो आपने ये क्लिप निकाल के दिखाना है कि फैजुर रहमान का नाम लेने पर इस आदमी को कितना गुस्सा चढ़ा और ये मैदान में आ गया। क्योंकि वो आदमी फैजुर रहमान के लिए बड़ा कोशिश कर रहा था, बड़ा जोर लगा रहा था कि इन्हें सेनेटर बनाया जाए। तो ये दो सरमायादार हैं बीच में। बाकी 8-10 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हैं और वो वर्कर्स हैं, पुराने लोग हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाएं। और मुराद सईद के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और उन्हें सेनेटर बनता हुआ नहीं देखना चाहती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और इमरान खान मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ पिघल रही है, ये दावा जमीनी हकायक से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सुबह बदरियां हो रही हैं। जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल अफरीदी के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बर्फ़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर्स लेकर गए। यहाँ तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएँ, फिर आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, ये भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं को बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10, 20, 30 बंदे दिखाते हैं।
पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हलके में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हलकों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से, ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफ़ी पैसा है। आज़ाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहाँ पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है। ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा है वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। यानी जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना। वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए जाया कर देने। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा जाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए। तो देखें एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं। लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, अस्तोड़ चले जाएं, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफीक का स्टेटमेंट आपने देखा, 1-2 और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फाद हुसैन साहब के इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने बड़ी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी। उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। तो फाद हुसैन उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और अब फाद हुसैन को कैबिनेट अच्छी नहीं लग रही, और मेरे ख्याल में ये एक तरह की सीवी है कि जनाब मुझे कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। तो फाद हुसैन साहब को दोबारा शामिल हो जाना चाहिए ताकि कैबिनेट उनको अच्छी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी, और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वजीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाजा नहीं ठीक करवा पा रहा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ख्वाजा आसिफ हो जाए, ख्वाजा साद हो जाए या बाकी लोग, ये सारे ना इन चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर रख रहे हैं।
इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब का इक्तदार ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, इनके इक्तदार का सूरज गरूब हो जाएगा, इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। तो पीएमएलएन के लिए सियासत के रास्ते बंद हो जाएंगे, दोबारा सियासत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब हम तो बांध दिए गए थे और इमरान खान के खौफ की वजह से हम फंस गए थे, इमरान खान का किया हमारे सामने आ गया, आसिम मुनीर का बुरा वक्त आते ही उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन हम लिया करेंगे, हम बताया करेंगे लोगों को कि एक फलाना जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था, बाद में ये जर्नैल आया था और उनकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये जो लोग आज झंडा उठाई फिरते हैं ना आसिम मुनीर का, ये आसिम मुनीर साहब मेरे से कोरे कागज पर लिख कर ले लें, अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनमें से किसी ने नाम भी लिया ना तो मुझे आगे पूछ लीजिएगा कि जनाब इन्होंने नाम लिया, हम आपका नाम जिंदा रखेंगे, बताएंगे सबको कि जनाब ये ज्यादती आपने की थी इस मुल्क के साथ। बहरहाल ये, और खास तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो आपका बॉस है वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम है और फौज चीजों को कंट्रोल कर रही है। आपका वजीर आजम भी, सब लोग ये कहते हैं और बड़े फख्र से ये बात की जाती है। बल्कि जो टाउट सहाफ़ी आपने रखे हुए हैं वो भी आके बताते हैं कि सारे फैसले आप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ये आईनी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से आपका हक नहीं है, आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है, ये बात याद रखी जाएगी तारीख में। नाजरीन, बजट के हवाले से खबरें लगातार आ रही हैं और यहां पे एक और खबर है मेरे पास बजट के हवाले से। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, हुकूमत के 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की एक तजवीज़ सामने आई है। लेवीज इसके अलावा हैं जो लेवियां लगाई जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं 220 अरब रुपए के, ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को क्या मिलेगा अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आपका सेल टैक्स है उसमें भी 1% का इजाफा किया जा रहा है। यानी हमें टैक्स के अंदर ये जो अब बजट आ रहा है इसमें हमें किसी जगह पे भी महंगाई कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक बजट की तजावीज़ के ऊपर किसी किस्म का रद्द अमल फिलहाल सामने नहीं आ रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। यानी IMF से 1 अरब डॉलर लेना हो, UAE का 2 अरब डॉलर वापस करना हो तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन IPPs क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, IPPs में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो IPPs ने पैदा ही नहीं की उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची वो तो है जनाब बिजली का बिल, लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली, आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज्यादा। और ये जो IPPs पाकिस्तान में आए, इनके जरिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 IPPs है, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो 35 अरब डॉलर है, और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है, और ये रिपोर्ट है नेपरा की। तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया है। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में MQM मैदान में आ गई और MQM ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की CV है जो MQM पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखें हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की
कि 140 ए जो है MQM पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखिए कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक्तदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहां पे पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, सारी दिहाड़ियां जो हैं वो इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाजरीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज की। इसके अंदर 2 क्रूज मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है और ये बहुत तेज रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया के जो लड़ाई का नक्शा है उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब इस वक्त एक और खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान